हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ही आपकी फर्स्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम आपका SST सामाजिक अध्ययन को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका CTET, UP TET या फिर आपका कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी SST पूछी जाती है, ये क्लासेज जो है आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम आपके NCERT के एक एक चैप्टर को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे और वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक पॉइंट को जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी आपकी क्लासेज आए उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। पहले तो आप ये जान लीजिए, आपका SST में टोटल जो है आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके कुछ पेडागोजी का और कुछ आपके जो है कॉन्सेप्ट से, जो कि आपके NCERT इससे आएगी। SST का पूरा सिलेबस जो है आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ये भी बताया हुआ है कि जो आपका सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना कहाँ से है, उसमें डिटेल में आपका एक एक पॉइंट जो है मैंने समझाया है और नीचे आपका नोट करके लिखा भी हुआ है। अगर आपको SST क्लियर करनी है CTET के लिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, NCERT बुक्स, NCERT टेक्स्ट बुक। वहाँ पर डिटेल में CBSE ने जो आपका सिलेबस दे रखा है CTET का, उसके वहाँ पर जो है नोट करके लिखा हुआ है। तो आप जाकर वो प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि आपको NCERT क्यों पढ़नी है और आपके लिए क्यों हेल्पफुल होने वाली है। अब बात करते हैं आपकी SST में जो है आपके 4 पार्ट डिवाइड होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका हिस्ट्री का, ऐसे फिर आपका सेकंड होता है ज्योग्राफी का, ऐसे आपका थर्ड होता है सिविक्स और आपका जो फोर्थ होता है इकोनॉमिक्स। लेकिन आपका इकोनॉमिक्स से CTET में क्वेश्चन नहीं आते, तो हम ये चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी और आपका सिविक्स, इन तीनों से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इन तीनों को ही ऐसे ही डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर वाइज NCERT को। आपकी सिविक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, इसमें आपकी कई क्लासेस हो गई। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो पहले अध्याय में हम यही डिस्कस करेंगे कि चीजें क्या है, कब स्टार्ट हुई, कहाँ से आई, कैसे जो है इसका पूरा का पूरा प्रारंभ हुआ। तो आप यहाँ पर जो है ये लड़की देख पा रहे होगे, ये लड़की यहाँ पर क्यों रखी गई है। देखो, आपकी NCERT की बुक में जो है सबसे बड़ा चेंज ये भी लाया है। पहले जो आपकी बुक आती थी उसमें क्या होता था, जो भी आपके उसमें उदाहरण दिए जाते थे वो आपके जेंडर बायनस को देखकर दिए जाते थे, कि अगर लड़का जो है तो ऑफिस ही जाएगा, महिला जो है आपको खाना बनाते हुए दिखेगी। लेकिन NCERT ने, जैसे कि आप सभी को बताया कि लड़का लड़की जो है समान है, यही आपकी अवधारणा जो है एजुकेशन में हमें लानी है। तो उसी के बेस पर जो है आपको यहाँ पर लड़की दिखाई दे रही है और इसी प्रकार से जो है आपको लड़का भी दिखाई देगा, ताकि दोनों को ही हम इक्वल मान्यता दे पाए, दोनों को ही इक्वल अवसर जो है मिल सके। तो चलिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक से उसकी निगाह जो है सुर्खियों पर गई। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कितने वर्ष पहले क्या हुआ। तो ये रसीदा थी, इसके ही मन में ये क्वेश्चन आए थे। जो आपकी NCERT ने ना, उसकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। बच्चों को जब हम ये चीज़ें पढ़ाते हैं ना, तो उन्हें ये चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि आपकी एज ए स्टोरी, एज ए आपके वास्तविक जीवन से रिलेट कर ये सारी चीज़ें बताई गई है। अब यहाँ पर जो है कोई बच्चा वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ भाई, ऐसे वो बैठी थी, उसने अखबार देखा, तो ये सब चीज़ें उसके मन में आई, तो बच्चे इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। अगर सीधा ये बताना स्टार्ट कर दिया तो बच्चे उस चीज़ को इतने अच्छे से रिलेट नहीं करते, जितने अच्छे से अब वो यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या इनके मन में आया था कि भाई ये इतने साल पहले ये कैसे चीजें जान सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कैसे पता लगा। यह जानने के लिए कल क्या हुआ है, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो कि कल क्या हुआ। इस चीज की नॉलेज जो हमें रेडियो से, टेलीविजन से मिल सकती है। साथ ही साथ यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हो जिसके उससे किस मृत्यु, मतलब उसे ये चीजें याद हो, 1 साल पुरानी बात, या फिर मम्मी से पूछ सकते हो, पापा से, इन्हें वो चीजें याद है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जाना जा सकता है। अगर आपसे पूछे 100 साल पहले क्या हुआ, तो ये तो आपकी मम्मी भी नहीं बता पाएगी, क्योंकि वो भी नहीं थी उस टाइम पर। तो इस चीजों का पता लगा सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम जान सकते हैं, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि लोग क्या खाते हैं, हम ये भी सोच सकते हैं भाई पहले टाइम में क्या किस चीजें होती थी, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, घरों में कैसे रहते थे। आखटो जो कि आपके शिकारी होते हैं, पशुपालन होते हैं, कृषकों या फिर आपके शासकों, आपके व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, इन सबको या फिर आपके वैज्ञानिक के जीवन में जानकारी हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अतीत में जाना होगा। यह नहीं, हम भी पता कर सकते कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल थे,
कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये सब जानने के लिए हमें क्या करना होगा, अतीत के बारे में हम क्या क्या चीजें जानना चाहते हैं वो तो यहाँ पर देते हैं, लेकिन किस तरीके से जान सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं आपके लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र आपका पृष्ठ ऊपर जो है आपको ये मानचित्र दिया गया है, आपको इसे ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ पर आपकी नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो बच्चों को क्या एक्टिविटी देंगे भाई, इसमें ये देखो नर्मदा नदी आपकी कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बच्चा बता देगा यहाँ पर जो है हमारी नर्मदा नदी है। आप सभी जो है अपने कॉपी पेन जो है लेकर बैठे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे आपको नोट डाउन करना है, जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं, हर क्लास से आपको अपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं। तो यहाँ पर क्या है, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। तो नर्मदा नदी पर सबसे पहले रहते थे कि नर्मदा नदी क्या है, यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। भोजन के लिए वे जड़ें खाते थे, फल खाते थे और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रहण करते थे। वे जानवरों का आकेट और शिकार भी करते थे। आपकी नर्मदा नदी क्या है, नर्मदा नदी पर लोग रहते थे। जो सबसे पहले जो लोग रहा करते थे वो आपकी इसी नदी पर रहते थे। यहाँ पर वो रहने के लिए क्या क्या करते थे, वो जड़ या फूल फल ये सब चीजें खाते थे और आपके जानवरों का शिकार भी करते थे, जिसे आपका आखेट या फिर शिकार कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अब तुम उत्तर पश्चिमी की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। किरथर पहाड़ी ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आपको नोट डाउन करते चलना है। अब आपको इसमें देखना है आपकी किरथर पहाड़ी कहाँ है, और बच्चों को भी आप इसी तरीके से जो है ढूंढने को कहोगे। तो आपको यहाँ पर जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आपको मानचित्र के बहुत ही ज्यादा आपको इससे नॉलेज भी मिलेगी, आप मानचित्र को भी अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, पहाड़ियों का पता लगा लिया। इसी क्षेत्र पर यहीं पर क्या होता था कि यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले क्या उगाया था, गेहूं और जौ जैसी फसल को उपजाना आरंभ किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यही बनेगा सुलेमान पहाड़ी या फिर किरथर पहाड़ी जो है ये कौन सा स्थान है। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या उगाया गया था, गेहूं और जौ, या फिर कह सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आपकी कृषि की गई थी। कृषि सबसे पहले कहाँ की गई, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। इन सब के आप नोट्स बनाते चलिए। साथ ही साथ नर्मदा नदी पर जो है सबसे पहले लोग रहते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका। यहाँ पर उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गौरों तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है आपकी विंध्य पहाड़ियां हो गई। दूसरा इन्होंने क्या बताया आपका, गौरव पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। ठीक है, तो पता लगाने के बाद क्या बताना है बच्चों को कि कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हो। यहाँ पर भी आपका कृषि का विकास हो। अगर आपसे पूछे पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, वो तो आपका यहाँ पर हुआ था सुलेमान और किरथर, लेकिन भारत में जो सबसे पहले हुआ था वो आपका विंध्याचल और गौरव पहाड़ी में जो है यहाँ पर देखने को मिला था। यहीं आपका कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो सबसे पहले आपका चावल कहाँ उगाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो है विंध्य पहाड़ी में आपको सबसे पहले चावल उगाया गया था। ठीक है, इन सबके नोट्स बनाते चलिए। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। देखो सबसे पहले जो आपकी नदी होती है उसकी सहायक नदी भी होती है। सहायक नदी क्या होती है, यहाँ पर दे भी रखा है। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाते हैं। जो बड़ी बड़ी नदियां होती है उसमें जो आपकी छोटी छोटी नदियां जो आकर मिलती है, इसे क्या कहा जाता है, आपकी सहायक नदी, जो कि आपकी हेल्पर रिवर कह सकते हो आप। इसमें बात करेंगे ये आपकी 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। तो इतने वर्ष पुराने, कितने साल पुराने, आपके 4700 वर्ष पुराने जो है इन्हीं नदी के किनारे क्या हुआ था, आपके नए नए नगर जो है वो विकसित हुए थे। गंगा नदी व इसकी सहायक नदी के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये सब के किनारे आपके जो सिंधु नदी, इनके किनारे तो आपका विकास हुआ था, लेकिन जो आपके 2500 वर्ष पहले हुआ था वो आपके नदी गंगा किनारे जो है स्टार्ट हो गया था। नदी और इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। तो आप इसमें देखोगे नदी कहाँ है, गंगा नदी और उसकी सोन नदी। आपको सोन नदी यहाँ पर मिल गई और गंगा नदी यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें पता लगाओगे। आगे बात करते हैं, गंगा के दक्षिण में इन
नदियों के आसपास प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि जो आपकी सोन नदी के किनारे कौन सा ऐसा आपका राज्य था, वो क्या था, आपका मगध था, जिसे अब बिहार के नाम से जाने जाते हो। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि बिहार का पुराना नाम क्या था, किस नदी के किनारे स्थित था। आगे बात करते हैं। यहाँ पर बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, विशाल राज्य जो यहाँ पर स्थापित किया गया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपका मानचित्र फर्स्ट, दक्षिण एशिया, जिसमें कि आपका आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, एशिया का मतलब क्या है, जो आपका एशिया का पार्ट है यहाँ पर। ठीक में क्या है आपका यहाँ पर दे रखा है आधुनिक भारत, जो आपका वर्तमान का भारत है। आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे जो आपके किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके दक्षिण एशिया में। आपको याद रखना है, पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ये क्या है, ये आपका महाद्वीप से छोटा है, महाद्वीप नहीं है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशियाओं से, समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे हम उपमहाद्वीप कहा कहते हैं। उपमहाद्वीप क्या होता है, उपमहाद्वीप जो है छोटे, इसमें क्या मिलेंगे आपको, समुद्र, पहाड़ियों, पर्वतों में बटे हुए चीजों को ही आपका उपमहाद्वीप कहा जाता है। लेकिन ये आपका महाद्वीप नहीं है, क्योंकि आपका महाद्वीप से छोटा है। इसके अंदर ये सारे देश जो है समाहित है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं। आपको लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की, एक यहाँ से आपके दूसरी तरफ जाने की बार बार यात्रा की। इससे क्या होता है, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्र के किनारे यात्रा जोखिम भरी होती है। फिर भी यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थी, मतलब जोखिम भरी तो होती है लेकिन यात्रा असंभव नहीं थी। अतः लोग काम की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। क्यों जाते थे, या तो उन्हें काम नहीं मिलता था, भोजन की तलाश में आपदा आ जाती थी, तो उसके कारण भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्र से विजय हासिल करने के बाद जाती थी, तो इसके अतिरिक्त भी वहां पर जो जनता है उन्हें भी जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी अपने काफिले में कभी जहाज के लिए अपने मूल्यवान वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। व्यापार का काम होता है। धार्मिक गुरु भी शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे। तो इस तरीके से क्या करते थे, यात्रा करते थे। आगे बात करते हैं। आपका कुछ लोग रोचक स्थानों की चाह में, उत्सुकता के लिए भी यात्रा करते हैं। कुछ घूमने का जिन्हें शौक होता है वो भी यात्रा करते थे। ये सारी चीज हो गई। आप बात करते हैं यहाँ पर आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं, यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र फर्स्ट देखो, इसमें क्या है, आपके पर्वत, पहाड़ियां, समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ठीक है, इन चीजों को भी पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। इनके कहने का मतलब क्या है कि आपके जो ऊंचे पहाड़ थे, पर्वत थे, इन सबको जो पार करना, इनके थ्रू रास्ते बनाना बहुत नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने ये सारी चीजें की। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपका दे रखा है कि इन अवगुणों से हमारी संस्कृति पर परंपराओं को समृद्ध किया, क्योंकि जो बाहर से आए थे उनकी जो संस्कृति थी, परंपरा, उससे क्या हमारी समृद्ध हुई। कई सौ वर्ष से लोग पर्वतों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके एक दूसरे के विचार से पनपते हैं। ठीक है, जब आप किसी के साथ जाते हो तो वहां की आप उसकी संस्कृति को देखते हो, तो वहां से बहुत से आइडिया लेके आते हो, फिर उसी की तरह आप उन्हें यूज करना भी स्टार्ट करते हो। तो यही है कि हम एक दूसरे के विचार अपनाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं देश का नाम। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका यही नहीं, आपके बाकी जो कंपटीशन वाले एग्जाम है उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी में भी बनते हैं, आपके डीपी, दिल्ली पुलिस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या, इंडिया शब्द आपका आया कहाँ से थे। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला। आपको याद रहा है, इंडस जो है आपका, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, यहाँ पर तो आपका ये दे दिया 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानी और यूनानी ने हिंदू में हिदोस और इंदोस को इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा था, जो आपके ईरानी आए थे, यूनानी आए थे, उन्होंने सिंधु को हदोस कहा, इंदोस कहा, और इसी नदी को, प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहने लगे। भारत का नाम, भारत का प्रयोग
जो है उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। पहले क्या होता था, जो उत्तर पश्चिमी के लोग थे उनके लिए यूज किया जाता था, ना कि ये आपका देश के लिए। फिर इसके बाद क्या बात करता है, इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृति के आरंभिक आपके 3500 वर्ष पुरानी आपके ऋग्वेद में भी मिलता है। किस चीज का, आपका भरत का नाम जो है इनकी बुक में से भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा, जो कि आपका भारत के लिए होता है। यही चीज जो है आपकी भारत की पूरी हिस्ट्री है, भारत नाम कहाँ से आया। तो इससे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। आगे बात करते हैं, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में हम किस प्रकार से जान सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त करेंगे। इसमें से सबसे एक तरीका है जो पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, जो आपके अतीत में लिखी गई थी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाई जाती है। जो पुस्तकें हम हाथ से लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, आपके पांडुलिपि। क्वेश्चन बन जाता है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मैन्यू, जिसका अर्थ क्या है, हाथ से लिखना, हाथ से निकलना है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या है, आपका मेन्यू का अर्थ है हाथ से। ये पांडुलिपि जो है प्राय ताड़पत्र या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पत्र पेड़ की छाल के विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये जो आपकी पांडुलिपि लिखी जाती है, ये आपके पत्रों पर लिखी जाती थी, वो भी आपके हिमालय क्षेत्र में आपका भोज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार की जाती थी। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है, आपकी पांडुलिपि है, हाथ से लिखी गई है और आपके पेड़ की छाल पर है। आगे बात करते हैं, इतने वर्ष में कई पांडुलिपि को कीड़े खा गए तथा कुछ नष्ट हो गई। जैसे कि आपको पता है, अतीत की बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी, इंफॉर्मेशन थी, जो कि आपकी समाप्त हो गई। रीजन क्या था, या तो कीड़ों ने खा लिया या फिर वो खुद ही समाप्त हो गई। फिर भी कुछ ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कुछ हमारे पास साक्ष्य है जो आज भी उपलब्ध है। ये पांडुलिपि मंदिरों में विहारों से प्राप्त हुई। विहारों मतलब जो आपके बुद्धों से रिलेटेड मंदिर होते हैं उन्हें विहारों कहते हैं। ऐसे आपके मंदिर से प्राप्त हुई। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान, सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा की है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी है। इसमें संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जैसे कि आपकी प्राकृत और तमिल, ये इन भाषाओं में लिखे मिलते हैं। आपसे पूछ ले जाएगा पांडुलिपि जो आपकी किन भाषाओं में ज्यादा मिलती है, तो आपकी प्राकृत, तमिल में प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, प्राकृत जो है आपकी, उसकी लैंग्वेज का यूज कौन करते थे, आम लोग आपकी क्या करते थे। यहाँ पर बात करते हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख, पत्र अथवा धातु जिसे अपेक्षाकृत कठोर सतह के उत्कीर्ण किए गए हैं। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेश को इस तरीके से उत्कीर्ण कराते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर पाए। अभिलेख क्या होते थे, आपके जो है एक कठोर सतह पर बनाए जाते थे, लिखे जाते थे, जिन्हें बाकी लोग जो है देख पाए, समझ पाए और उन्हें याद रख पाए कि उनके जो पालन है ये चीजें उन्हें करनी है। जिसमें राजा और रानी सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों से अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। क्या रखते थे, जो भी शासक होते थे, राजा होते थे, वो अपनी लड़ाई से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखते थे, जैसे आप रखते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। आपको याद रखना, ये जो आपका अभिलेख है कहाँ से मिला, हमें अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया। अशोक के बहुत सारे आपको अभिलेख देखने को मिलते हैं। इस शासक के विषय में कुछ अध्याय 7 में पढ़ोगे। क्या पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर जो है 7 है, उसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हमें किसी लिपि का प्रयोग करना पड़ता है, हमें किसी लिपि का यूज करके ही कुछ चीजें लिखनी होती है। जैसे कि आप लैंग्वेज, मान लो आप कोई भी चीजें लिखते हो, या तो आप हिंदी में लिखोगे या फिर इंग्लिश में, तो क्या करते हो, आप लैंग्वेज का यूज करते हो। लिपि अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं, हम भी एक भाषा का प्रयोग करते हैं। वही बात इन्होंने यहाँ पर बता दी। अभिलेख एक क्षेत्र से प्रयुक्त होने वाली यूनानी और आपका अमरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों की भाषाओं में मिलता है। तो आपको याद रखने किन 2 भाषाओं में मिल रहा है, यूनानी में और आपका आरामेइक नामक 2 लिपि में मिलता है। क्वेश्चन बनेगा, इनके नोट्स बनाओ। आगे बात करते हैं, क्या तुम कुछ बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या क्या लाभ थे, ऐसे करवाने से क्या क्या कठिनाई आती थी। अब जो लड़की थी उससे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया जाता था, कठोर सतह पर क्यों लिखते थे, उनसे क्वेश्चन पुट अप कर लिए। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी है, प्रयोग में ली जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए पुरातात्विक
कहलाता है। पुरातात्विक क्या है? जो आपकी अन्य वस्तु जो अतीत में बनी है उन्हें प्रयोग में लाए जाने वाली उनका अध्ययन करना जो है उन्हें क्या कहते हैं? आपका पुरातात्विक कहलाते हैं। वे व्यक्ति जो भी इन चीजों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक विद पत्थरों और ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियार, आभूषण, सिक्कों से प्राप्ति, छान सभी तरह का जो है वे अध्ययन करते हैं। इनमें से कुछ वस्तु जैसे पकी मिट्टी कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर व जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जैसे कि ये सब क्या हो गया? आपके बर्तन हो गए इस तरीके की। देखो ये सब आपके क्या हो गए? औजार, अलग अलग चीजें जो यहाँ पर दे रखे हैं। बाएं, एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र। ये क्या? प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ था। इस पात्र का प्रयोग आपका 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। दाएं जो है एक चांदी का सिक्का। ये क्या है? आपको चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्के जो है आपके 2500 वर्ष पूर्व यूज किए जाते थे। इसके बाद है हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के से यह सिक्का कैसे भिन्न है। अब हम बच्चों से पूछेंगे जो हम सिक्के यूज करते हैं किस प्रकार से भिन्न है, तो बच्चे कहेंगे भाई हम तो ऐसे सर्कल वाला सिक्का यूज करते हैं। तो हम बच्चों को इस चीज से रिलेट करा देंगे। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर ये आ गया आपका पुरातात्विक विद जानवरों, चीजों तथा मछलियों की हड्डियों ढूंढते हैं। इसमें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। हम क्या करते हैं? ये पुरातात्विक क्या करते हैं कि तो ये आपके पुरातात्विक क्या करते हैं कि हम ये आपके पुरातात्विक क्या करते हैं? आपकी मछलियों की, चिड़ियों की हड्डी ढूंढते हैं ताकि पता लगा पाए कि पहले क्या क्या चीजें थी, उस पर जो है ये आपका रिसर्च कर पाए। इसमें आपकी वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यह अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं और जले हुए रूप से बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विक को बहुधा कपड़े के अवशेष मिले होंगे? इन्होंने क्या कहा कि उन्हें कपड़ों के भी अवशेष मिले होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया गया। आगे है पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातात्विक से ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत किस चीज का? कि जो भी हमें चीज मिले हमें कहाँ से स्रोत मिला है इस चीज का यूज करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहेंगे? जो आपके अतीत का अध्ययन करेंगे। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना और भी रोचक हो जाता है। जब हमें नई नई चीजें मिलती है, नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमें चीजें पढ़ना जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसे ये है कि अगर स्रोत मिलते हैं तो इतिहासकार को भी अच्छा लगता है, चीजें रिसर्च करने में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, इन्हीं स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण कराए जाते हैं कि कैसे कैसे उनका निर्माण हुआ था। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उस जासूसों की तरह होती है जो सभी स्रोतों का प्रयोग कर सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार भी यही काम करते हैं और आपका पुरातात्विक विद भी यही काम करते हैं। आगे बात करते हैं अतीत एक या अनेक। यहाँ पर क्या है? क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ पर अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया। अलग अलग समूह में लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारी के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। तो ये क्या था? अलग अलग था। जैसे कि आज भी हम क्या है, हम देखते हैं कि सभी देश अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहार, आपके रीति रिवाज का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग क्या करते हैं? मछली को पकड़ते हैं। आपको याद रखना है, ये मछली को पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फूल फल फूल का संग्रह करते हैं। इसके विपरीत शहरों में क्या होता है? आपके खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये हो गया कि अतीत जो हमारा एक नियम सबका है, इसी वजह से जो है बहुवचन में यूज किया गया। यहाँ पर भी आपका ऐसा ही दे रखा है। इसके अतिरिक्त अन्य भेद जो है इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिकारी, मछुआरे, ये सब क्या है आपके, ये अपने अपने कार्यों का लेखा जोखा अलग अलग। तो जैसे कि यहाँ पर हो गया, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण था कि हम शकों तथा उनकी लड़ाइयों के बारे में जो है काफी कुछ जानते, जबकि जो आपके शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्रह, कृषक, इनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते क्योंकि वो अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे। वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव नहीं करते थे। लेकिन जो आपके राजा थे वे तो आपकी सेव करते थे। आगे बात करते हैं तिथियों का मतलब। अब आप समझोगे तिथियों का, डेट्स का क्या मतलब है। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000
या इसी तरह के कोई और वर्ष बताओगे, ठीक है। वो लड़की से अगर हम या आप सभी बच्चों से पूछोगे तो बच्चे यही बताएंगे कि भाई 2023 है, इस तरीके से बताएंगे, डेट बता देंगे। वर्ष की यह गणना किसके द्वारा की गई थी आपके ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसाई मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। याद रखना है किसके बेस पर जो आपकी तिथि बनाई जाती है। आगे बात करते हैं, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह में जन्म के 20 वर्ष के बाद है। अगर हम क्या कहते हैं 2 वर्ष कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, उनके जन्म, जो ईसा मसीह है उनके जन्म के 2000 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। और जन्म से पूर्व सभी तिथियों पर क्या लगाते हैं हम, ईसा पूर्व, ईसा से पहले हम क्या लगाते हैं, ऐसे इस पू लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ईसा से पहले, उनके जन्म से पहले माने जाते हैं। इस पुस्तक में 2000 को आपका आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख किया गया था। आगे बात करते हैं, इतिहास और तिथियां, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कई क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और आपके यहाँ से भी सीटेट में भी बनेंगे। यहाँ के अंग्रेजी में बीसी, ठीक है, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य, आपका जो बीसी लिखा जाता है उसका मतलब क्या है, हिंदी में ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या है आपका, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, जिसे आपका क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, उनके जन्म से पहले। आगे बात करते हैं, कभी कभी तुम तिथियों में पहले क्या देखते हो, एडी भी देखते हो, ठीक है, हिंदी में ई लिखा पाती हो। इसका मतलब क्या है, एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जब उनका जन्म हो गया उसके वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। जहां पर आपको एडी दिखेगा उनके जन्म के से स्टार्ट हो गया, और जहां पर आपको ईविली इसी पूर्व दिखेगा उसका मतलब क्या है, उनके जन्म से पहले। आगे बात करते हैं, कभी कभी आपको एडी की जगह सी भी लिखा आ जाता है, ठीक है, और आपको बी सी की जगह क्या लिखा जाता है, बी सी ई, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। सी ई अक्षर का प्रयोग आपका कॉमन एरा के लिए किया जाता है। कॉमन एरा आपका जहां पर भी सी है उसका मतलब क्या है, कॉमन एरा, और बी सी का क्या है, बिफोर कॉमन एरा। हम सामान्य शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अनेक देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। हम क्यों करते हैं इन चीजों का, क्योंकि जो आपके बाकी कंट्री उसमें इस चीज का यूज जो है सामान्य हो गया। भारत में तिथि के रूप में लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इसके बाद बात करते हैं, कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रोजेक्ट, मतलब वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 में 2 तिथियां, उनका पता लगा, ऊपर बच्चों की एक्टिविटी दे देंगे कि पृष्ठ 3 में जो है आपकी ये चीजें दी गई थी उन्हें ढूंढो। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये बनेगा आपका कि बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, क्यों आया था, ऐसे आपका सी का बन जाएगा, बीसी का बन जाएगा, बीसीई का बन जाएगा, बिफोर प्रोजेक्ट पूछ लिया जाएगा, बीपी पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको याद रखना है, इंफॉर्मेटिव चीजें है ये सब आपकी। अब आगे आपकी कल्पना करो। अब बच्चे को हम सिखा देंगे, पूरी एक्सरसाइज कराएंगे। इससे पहले जो आपके यहाँ पर आगे उपयोगी शब्द यात्रा, आपको पता है एक स्थान से दूसरी जगह जाना, काम के लिए जाता है कोई कोई अपने अलग तरीके से, भोजन कमाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो घूमने के लिए, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। पांडुलिपि हाथ से लिखने वाले, अभिलेख जो आपके कठोर चीजों पर लिखे जाते हैं, पुरातात्विक जो इन चीजों को खोजते हैं, ऐसे आपके इतिहासकार है। इतिहासकार भी आपके साक्ष्यों के आधार पर, स्रोत के आधार पर जाते। स्रोत क्या होते हैं आपके, एक तरह के रिसर्च हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गई, जिसके बेस पर जो है आप रिसर्च करते हो। अज्ञात लिपि क्या होती है, जिसका हम पता न लगा सके, अर्थ निकालना, किसी चीज को समझना। तो यहाँ पर जो है आपको मैचअप करना है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओगे इन सभी के आंसर। आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया, कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन ये जो है आपका एक तरीके का वर्क हो गया, आपको मुझे इसके आंसर जो है देने हैं। आप ऐसे बता सकते हो, 1 का आप दे दोगे, ये आपका ए बी सी डी मान के चलना, इस प्रकार से जो आप देना। तो अगर ए का जो आपका फर्स्ट का है वो अगर आपका बी है तो आप लिख देना। इस तरीके से जो है आप अपना आंसर लिखते चलना, ठीक है। आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। इसके बाद क्या, आओ चर्चा करें। ये आपके काम की इतने नहीं है। यहाँ पर जो आपकी इंपोर्टेंट तिथियां है आप इसे देख लीजिए। इससे क्या, कृषि का आरंभ क्या हुआ था आपका 8000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं क्योंकि अब आपका जो पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज है। पहले वाले आपके इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे कि प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर आपके सारे क्वेश्चन पूछ लिए। आपकी बार जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। टाइम भी आपके पास काफी है तो आप आराम से भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की स्थापना आपकी कब हुई थी, आपकी 4700 में हुई थी। इसके बाद गंगा नदी के किनारे जो आपका नगर बसा था वो सबसे बड़ा राज्य था, कब बसा था आपका 2500 वर्ष, जो कि आपका सोन नदी के किनारे था। आगे बात करते हैं वर्तमान जो है आपका 2000 वर्ष पूर्व जो हमारा चल रहा है।
तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट तिथियां जिससे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आपको ये तिथियां भी याद रखनी है। ये आपका जो है वर्क हो गया। आपको मुझे इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो गाइस आज का चैप्टर जो है हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। किसी प्रकार का कोई डाउट बचा हो, कंफ्यूजन बचा हो, कोई भी आपको चीजें समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि अगली वीडियो में जो है आपके डाउट ले लिए जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेटिव अपडेट जो है समय पर मिल सके। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाकर वहां से इसे दोबारा से रीड कर सकते हो अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, वरना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।